हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। मिलते हैं एक नए टॉपिक में। देखिए, आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा युक्तियाँ। इसे हम अहम प्रतिरक्षा क्रियातंत्र भी कहते हैं या व्यक्तित्व का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने समायोजन पढ़ा था। समायोजन, एडजस्टमेंट, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी प्रोसेस। एडजस्टमेंट की जो प्रोसेस होती है वो कैसे चलती है। अब प्रोसेस में आपको बताया गया था कि अगर फर्स्ट स्टेज पर ही आपको जो आपके एम्स हैं या जो आपकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी तो आप में कहीं भी एडजस्टमेंट करने की समस्या आएगी ही नहीं। एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? जब आप में स्ट्रेस आ रहा है, तनाव आ रहा है। तनाव में क्या, निराशा और कुंठा, हताशा के भाव आ जाते हैं। तब स्ट्रेस आने से क्या होता है, मानव में पीड़ा और बेचैनी होती है। तब हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है? एडजस्टमेंट की। उस एडजस्टमेंट के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये सभी रक्षा युक्तियां हैं या युक्तियां या तरीके हैं। इन तरीकों के माध्यम से हम स्वयं का समायोजन कर सकते हैं परिस्थितियों के अनुकूल। तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा युक्तियों को। पहला है आपका प्रत्यक्ष उपाय, डायरेक्ट कॉपिंग। सेकंड है अप्रत्यक्ष उपाय, इनडायरेक्ट कॉपिंग। और थर्ड है क्षतिपूरक उपाय, कंपेंसेशन। अब 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। प्रत्यक्ष उपाय में, डायरेक्ट कॉपिंग में हमारा पहला है सुलह, कॉम्प्रोमाइज। कंप्रोमाइज कैसे करते हैं हम? सुलह हम सभी करते हैं अपने दैनिक जीवन में या अपनी व्यक्तिगत जीवन में सभी सुलह करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर कोई छोटा बच्चा है, ये समायोजन का बहुत अच्छा तरीका है सुलह। अगर कोई छोटा बच्चा है और उसे आइसक्रीम चाहिए तो परिवार में उसे आइसक्रीम कौन दिलाएगा? उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं या कोई भी और बड़ा व्यक्ति है जो उसे आइसक्रीम दिलाएगा। तो अब बच्चा क्या करने की कोशिश करेगा? वो उनसे लड़ाई करके तो आइसक्रीम नहीं ले सकता, उनसे सुलह करने की कोशिश करेगा, उन्हें मनाने की कोशिश करेगा। और जब उन्हें वो मना लेगा तब इच्छित लक्ष्य जो उसका आइसक्रीम है उसे वो प्राप्त कर लेगा। सेकंड है आपका कठिनाई से स्वयं को हटा लेना, मीन्स विड्रॉ कर लेना। विड्रॉ करना भी कभी कभी हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए या खुद के समायोजन के लिए हम विड्रॉ करते हैं। कभी कभी विड्रॉ कैसे करते हैं? अगर कोई व्यक्ति है जिसने टारगेट लिया है आईएएस बनने का, लेकिन क्या होता है कि हम सभी सोचते हैं कि हम आईएएस बन जाएं, हम पीसीएस बन जाएं, हम आईपीएस बन जाएं, लेकिन होता क्या है कि हर किसी का आईक्यू लेवल और एक मेहनत जिस तरीके की चाहिए होती है सभी नहीं कर पाते हैं। तो बार बार प्रयास के बाद भी अगर कोई असफल होता है, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार प्रयास करने के बाद कोई असफल होता है तो उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब ये काम मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो वो उस काम से अपने कदम पीछे हटा लेता है, विड्रॉ कर लेता है खुद को उस समस्या के लिए या उस जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका इच्छित लक्ष्य है, जो नीड है, उसके अपने विड्रॉ कर लेता है, स्वयं को पीछे हटा लेता है, अपने कदम पीछे हटा लेता है। तो वो भी कहीं ना कहीं समायोजन में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका आक्रामक व्यवहार। जब कोई बालक होता है उसे कोई चीज़ चाहिए, अगर कोई चीज़ चाहिए तो बालक कभी क्या करता है कि एग्रेसिव हो जाता है बहुत ही। आक्रामक व्यवहार 2 तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष आक्रामकता और दूसरा अप्रत्यक्ष आक्रामकता। तो प्रत्यक्ष आक्रामकता में क्या होता है कि अगर आप छोटे बालक को मारते हैं तो कभी कभी बालक तुरंत आपको मारेगा। एट ए टाइम, जिस टाइम आपने बालक को पीटा या थप्पड़ लगाया, बालक उसी टाइम आपको तुरंत मारेगा। इससे क्या है, बालक को सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि इन्होंने अगर मुझे मारा तो मैंने भी इन्हें मार लिया। तो वो कहीं ना कहीं उसका मेंटली एडजस्टमेंट हो रहा है, उसका सेटिस्फैक्शन दिमाग में उसको बन रहा है कि हाँ चलो मैंने भी ये, इन्होंने मुझे पीटा तो मैंने भी इन्हें पीट लिया। दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष आक्रामकता। इसमें क्या होता है अप्रत्यक्ष आक्रामकता में कि अगर बालक को आपने पीटा और वो बालक आपसे उम्र में बहुत छोटा है, आपसे बदला नहीं ले सकता है, तो जब बालक का समय लगेगा, मीन्स जब बालक को मौका मिलेगा, तब आपसे बदला लेगा वो बालक। ये है आपका मतलब समय के बीतने के बाद बालक बदला लेगा, वो है आपका अप्रत्यक्ष आक्रामकता। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष उपायों में हमारा पहला है दमन, रिप्रेशन। दमन जैसे शब्द से ही स्पष्ट होता है, दमन मीन्स दबा देना, किन्हीं भी
इच्छाओं को, किन्हीं भी चीज़ों को मन में दबा देना। तो मन में दबा देना, जैसे फ्राइड का सिद्धांत में आप जानते हैं कि जो हमारी अपूर्ण इच्छाएं होती हैं, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वो इच्छाएं हमारी कहाँ जाती हैं? अचेतन मन में जाती हैं। कहाँ जाती हैं? अचेतन मन में। और वो अचेतन मन से ही इसका सीधा संबंध है। इसका संबंध कहाँ? अचेतन मन से। जो हमारी दमित इच्छाएं होती हैं वो हमारी अचेतन मन में चली जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो, जैसे बालक शुरू में क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिए कि बालक मान लीजिए कोई आर्मी में जाना चाहता है और वो आर्मी के पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरता है। अब पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरता है तो जाहिर सी बात है वो उसे ज्वाइन नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ साथ ये जो उसकी इच्छा है आर्मी में जाने की, वो अपने आप अचेतन मन में चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी। और वो समस्या उसे, या वो उसका एम परेशान नहीं करेगा, वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। दूसरा है आपका शमन, सप्रेशन। इसमें क्या करते हैं, हम जानबूझकर भुला रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज है, दमन में हम मन में दबाते हैं, लेकिन ये समय के साथ अपने आप चीजें दब जाती हैं अचेतन मन में। और शमन में हम जानबूझकर चीजों को भुला रहे हैं। ये बस मेन पॉइंट है इसमें। दमन और शमन में जो डिफरेंस है बस यही है कि शमन में हम चीजों को, सप्रेशन में हम चीजों को जानबूझकर भुला रहे हैं। जैसे जानबूझकर कैसे भुला रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपके घर कोई दूध या दूध देने आता है और आपने उससे कहा कि भाई साहब आप पानी ज़्यादा मिलाकर लाते हैं, तो वो आपसे इस बात में लड़ गया। तो 2 मिनट 4 मिनट आपकी लड़ाई हुई। जैसे ही दूधिया आपके घर से गया और आपने वहां से मन हटा के अपना दूसरे काम में मन लगा लिया, ये क्या है, जानबूझकर आपने भुला दिया कि अच्छा छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। ये है आपका सप्रेशन। और रिप्रेशन क्या है कि समय के साथ चीजें अपने आप बदल जाती हैं, और समन में, इन सप्रेशन में चीजों को हम जानबूझकर भुलाते हैं। नेक्स्ट है आपका औचित्य स्थापना, रेशनलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो पद या वस्तु में दोष निकालना शुरू कर देता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब बार बार प्रयास करने पर असफल होता है तो वो क्या करता है कि वो उस वस्तु में या उस चीज में ही दोष निकालना शुरू कर देता है। जैसे आपने वो सुना है ना, अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी ने बार बार कोशिश की, फिर भी उछलने के बाद भी अंगूर उसे प्राप्त नहीं हुए, तो उसने क्या कह दिया कि नहीं ये अंगूर खट्टे हैं, मुझे अंगूर खाने ही नहीं है। ये बहुत बार पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन दे देते हैं, अंगूर खट्टे हैं। किस डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ये चीज रखी गई है? तो सीधा किससे, आपका रेशनलाइजेशन में ये कहा गया है कि अंगूर खट्टे हैं। मीन्स पद या वस्तु में दोष निकालते हैं, जो सामने होता है उसमें हम दोष निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, फेंकना। प्रोजेक्टिव मेथड आपने पढ़ा है पर्सनैलिटी में, प्रोजेक्टिव मेथड चीजों को फेंक के बताना, तो वही है ये प्रोजेक्शन वही है। प्रोजेक्शन में हम अपना दोष दूसरों पे थोपते हैं। मीन्स अपना, जैसे कहते हैं ना, हार का ठीकरा किसी दूसरे के सर थोपना, तो वही है। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अपना उत्तरदायित्व तो नहीं लेता है। यहाँ पर भी एक लोकोक्ति कही जाती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जैसे कोई व्यक्ति है और उसे काम करना नहीं आता है तो वो ये कह देगा कि परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, क्रिकेटर है, और वो क्रिकेट खेलता है बहुत अच्छा, आपके मोहल्ले का क्रिकेटर है, आप उसे दूसरी जगह क्रिकेट खिलाने के लिए ले गए और बाय द वे वो पहली ही बॉल पर आउट हो गया, तो अब वो ये नहीं कहेगा कि बॉलर वहाँ के अच्छे थे या मुझसे ही गलती हुई, तो वो क्या कहेगा, कोई ना कोई बहाना लगाएगा कि मेरे बैट से स्लिप हो गई, पिच में नमी थी इसलिए बॉल उठ के नहीं आ रही थी, ऐसे कई एक बहाने लगाएगा। तो वो क्या करेगा, दूसरों पर दोष डालेगा। नेक्स्ट है आपका युक्तिकरण। युक्तिकरण में व्यक्ति क्या करता है, झूठ बोलता है। युक्तिकरण में व्यक्ति स्वयं को सही साबित करने के लिए झूठ बोलता है और उसके लिए अपने वैध तर्क देने की कोशिश करता है, उसके फेवर में कई तर्क भी देगा। इसमें एक चीज और है युक्तिकरण में ही कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है उसमें कोई शारीरिक दोष है तो उन शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए वो कृत्रिम उपाय करता है। कृत्रिम उपाय क्या हो सकते हैं, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़की है जिसकी हाइट कम है, तो हाइट कम है तो वो अच्छा ज़्यादा हाइट दिखने के लिए क्या करेगी कि हाई हील्स के सैंडल पहनेगी।
हाई हील्स के सैंडल पहनेगी। या कुछ लड़के क्या करते हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है कि कृत्रिम तरीके से खुद का समायोजन करने की कोशिश करते हैं, इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिगमन, रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स प्रति माने पीछे, गमन मीन्स जाना, पीछे की ओर हम वापस जा रहे हैं, वापस जाना। इसे हम फ्लाइट टू चाइल्डहुड मीन्स चाइल्डहुड की तरफ वापस उड़ना या वापस जाना भी कह सकते हैं। अब इसमें कैसे होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने से कम उम्र के लोगों को कॉपी करना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति है अपने से कम उम्र के लोगों को कॉपी करना शुरू कर देता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर एक परिवार है, एक परिवार में एक बड़ा बच्चा है, माता पिता है और एक बड़ा बच्चा है। अब उसके बाद एक और बच्चा आता है परिवार में, तो जो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा प्यार मिल रहा है वो छोटे वाले बच्चे को अभी फोकस किया जा रहा है। ये चीज़ बड़े वाले बच्चे को खराब लगती है, तो वो पुनः उसी प्यार को पाने के लिए छोटे वाले बच्चे को कॉपी करना शुरू कर देता है। छोटा वाला बच्चा जैसे खाना खाता है वैसे ही खाना खाएगा। अगर छोटा वाला बच्चा घुटनों चलना शुरू करता है तो वो भी घुटनों चलना शुरू करता है। किस लिए? कि वही प्यार पाने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका तादात्मीकरण, आत्मीकरण, जिसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है खुद को समायोजित या खुद का सेटिस्फेक्शन करने के लिए एक अपना आइडियल बनाता है और उस आइडियल को कॉपी करना शुरू कर देता है। उस आइडियल के अनुसार ही उसका ड्रेसिंग सेंस, खाना पीना, रहना, सारी चीज़ें वो अपना कोई एक आदर्श बना लेता है कोई व्यक्ति। अब आदर्श किसे बनाएगा? जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, जिसकी समाज में वैल्यू होगी, इज्जत होगी, जिसे समाज के लोग सम्मान करते होंगे, जिसका समाज के लोग, उससे आइडियल बनाएगा। क्यों उसे आइडियल बनेगा? क्योंकि वही सम्मान उसे भी प्राप्त करना है, इसलिए वो व्यक्ति उस व्यक्ति को आइडियल बनाएगा जो समाज में प्रतिष्ठित है। दूसरा हमारा आता है विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन या प्रतिस्थापन में क्या है कि जो कार्य या जो व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ किया गया है, जो कार्य या जो व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ किया गया है, वह व्यक्ति वही कार्य या व्यवहार किसी और व्यक्ति के साथ करता है, मीन्स प्रतिस्थापित कर देता है। आपने जो मेरा साथ किया, मैं वही काम या वही बिहेवियर किसी दूसरे के साथ करूँगा। जैसे परिवार में जब लड़ाई होती है माँ बाप की, तो उसमें क्या होता है कि अगर पिता ने माँ को पीटा तो मोस्टली माँ पिता को नहीं पीट सकती, तो वो किस पे गुस्सा निकालेगी? बच्चों पर। तुरंत पीटना शुरू कर देगी, पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। तो जो माँ के साथ बिहेवियर किया गया था पिता के द्वारा, सेम बिहेवियर पीटना माँ ने बच्चों के साथ कर दिया। ये हमारा प्रतिस्थापन। नेक्स्ट आता है हमारा शोधन या उदात्तीकरण या मार्गांतरीकरण, जिसे सब्लिमेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? शोधन मीन्स हम शुद्ध कर लेते हैं, उदात्तीकरण मीन्स हम उदार हो जाते हैं, मार्गांतरीकरण मीन्स हम अपना मार्ग बदल लेते हैं। जिस मार्ग पर या जिस रास्ते पर हम जा रहे थे उस मार्ग को हम बदल लेते हैं। इसमें सीधा सा है कि इसमें पॉजिटिव चीज़ें आ जाती हैं हमारे बिहेवियर में, व्यवहार में होने वाला जो सकारात्मक परिवर्तन है वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि प्रेम में असफल व्यक्ति, एग्जाम्पल से आप समझिए, प्रेम में असफल व्यक्ति क्या करता है कि वो शायर बन जाता है, कवि बन जाता है, साहित्यकार बन जाता है, लेखक बन जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और साहित्य में घनानंद जी हैं, बैजू बावरा हैं। इनका क्या है कि ये पहले प्रेमी थे, लेकिन जब ये प्रेम में असफल हुए या इन्हें प्रेम में शिक्षा दी गई, तब ये इन्होंने किसकी तरफ रुख किया? लिटरेचर की तरफ। और लिटरेचर में इतना नाम कमाया, किस वजह से? इसी वजह से, क्योंकि जिस मार्ग पर पहले थे उस मार्ग से उन्होंने स्वयं को हटा लिया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का एग्जाम्पल सबको पता है कि रात्रि में अपनी पत्नी का अनुसरण करते हुए ये अपनी ससुराल पहुंच गए, तो उनकी पत्नी ने कहा था कि अस्त चर्म मम देह तामे ऐसी प्रीत, होती जो रघुवीर ते तो होता भवनीत। मीन्स अगर जो मेरी शरीर है, जो मेरी बॉडी है, वो किसकी है? अस्थि, हड्डी और चमड़ी की है, उसमें आपको ऐसी प्रीत है, उससे आपको ऐसा प्यार है। अगर यही प्यार भगवान श्री राम से या रघुवीर से होता तो आपको भवसागर से डर नहीं लगता, और ये आपका जो भवसागर है इससे आप तर जाते। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया?
लिटरेचर में कितना नाम कमाया आप सभी जानते हैं, रामचरितमानस की रचना की और उनकी कई रचनाएं हैं। यही कहानी किसके साथ है, घनानंद के साथ भी यही है कि वो सुजान नामक एक नर्तकी से प्रेम करते थे और जब उसने उनके प्रेम का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने लिटरेचर का रुख किया। तो ऐसे कई एक आप देखते हैं कि शोधन, उदात्तीकरण या मार्गांतरीकरण, इसमें जो व्यक्ति है जिस रास्ते पर जा रहा है अगर उस रास्ते में असफल होता है तो वो दूसरे रास्ते को अपना लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा अंतःक्षेपण या इंट्रोजेक्शन, मीन्स फ्लाइट टू इटसेल्फ। इसे फ्लाइट टू इटसेल्फ भी कहा जाता है, स्वयं की तरफ मुड़ना या उड़ना। इसमें क्या होता है, एम्पैथी वाली स्थिति होती है। अब एक चीज समझिए आप, ये आइडेंटिफिकेशन में और इंट्रोजेक्शन में बस यही अंतर है। इन दोनों में क्या अंतर है, आइडेंटिफिकेशन में हम केवल आइडियल बना रहे थे और उसे फॉलो कर रहे थे, लेकिन इंट्रोजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एम्पैथी कर रहे हैं। जो हमने आइडियल बनाया है उस आइडियल का सुख दुख सारा महसूस कर रहे हैं। एम्पैथी सिंपैथी सभी लोग समझते हैं। सिंपैथी हम केवल सद्भावना व्यक्त करते हैं और एम्पैथी में हम क्या करते हैं कि जो भी सुख या दुख किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है हम उस व्यक्ति की जगह स्वयं को रखकर देखते हैं कि अगर इसके साथ ऐसा हो रहा है, यही चीज अगर मेरे साथ होती तो कैसा होता। तो ये वाली वो स्थिति है इंट्रोजेक्शन में। इंट्रोजेक्शन में एम्पैथी वाली स्थिति आ जाती है। इसमें व्यक्ति अपने आइडियल के सुख दुख सारी चीजें महसूस करता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार कि बहुत से लोग होते हैं जो मूवीज देख रहे होते हैं और उनका जो फेवरेट एक्टर होता है अगर पिटने लगे तो एकदम से हॉल में चिल्लाने लगते हैं, मारो मारो मार 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 क्यों नहीं रहा। तो ये वो कहाँ है, आइडियल वाली स्थिति में नहीं है। आइडियल वाले में अगर होते तो ठीक है, बस उसे कॉपी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो कहाँ है, एम्पैथी वाली कंडीशन में, इंट्रोजेक्शन में। एम्पैथी वाली कंडीशन में वो उसे पिटता हुआ नहीं देख सकते हैं, उसके दुख को अपना दुख समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है दिवास्वप्न, डे ड्रीमिंग। ये मोस्टली एडोलसेंस में ज़्यादा होता है, किशोरावस्था में ज़्यादा होता है कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारी इच्छाएं अगर वास्तविक दुनिया में पूरी नहीं हो पाती हैं, यथार्थ के धरातल में अगर पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किशोर क्या करता है, दिन में सपने देखना शुरू कर देता है और सपनों में उन इच्छाओं को पूरा करता है जो उसकी इच्छाएं वास्तविक रूप में पूरी नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्षतिपूरक उपाय, कंपनसेशन। कंपनसेशन दो तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय और अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय। प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय में आपका क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस क्षेत्र में या जिस व्यवहार में कमजोर है, जिस विषय में कमजोर है, वो उसी विषय में और ज़्यादा मेहनत करता है, उसी क्षेत्र में और ज़्यादा मेहनत करता है ताकि वो वहाँ खुद को एडजस्ट कर सके, खुद को सेटिस्फाई कर सके। जैसे अगर कोई व्यक्ति गणित में कमजोर है तो गणित में और ज़्यादा मेहनत करेगा जिससे गणित में उसका परफेक्शन आ सके। नेक्स्ट है आपका अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय। अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय में क्या होता है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में कमजोर है उस क्षेत्र में मेहनत न करके उसी के समानांतर किसी दूसरे क्षेत्र में मेहनत करता है। मान लीजिए अगर कोई लड़का है या कोई भी विद्यार्थी है, वो पढ़ने में तेज नहीं है, तो पढ़ने में तेज नहीं है लेकिन उसे अट्रैक्शन चाहिए अपने टीचर्स का, अपनी क्लास का, अपने स्कूल का, अपनी सोसाइटी का, तो वो क्या करेगा, म्यूजिक में खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करेगा, स्पोर्ट्स में खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करेगा, किसी और चीज़ में खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करेगा बजाय पढ़ाई के। पढ़ाई में तो वो कमज़ोर है, पढ़ाई में खुद को परफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो खुद को परफेक्ट कहाँ कर रहा है, म्यूजिक में कर रहा है, स्पोर्ट्स में कर रहा है। किस लिए, केवल अपने सेटिस्फैक्शन के लिए और वहाँ उस क्लास में अपने एडजस्टमेंट के लिए। तो इन सभी तरीकों से मीन्स ये इन सभी डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके व्यक्ति क्या कर सकता है, खुद का समायोजन कर सकता है। थैंक यू।